काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो साथियों, आज से मैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आज की क्लास में हम क्लास 10th केमिस्ट्री से ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 से देखने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए प्रश्नों को देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। यानी जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, अर्थात मैग्नीशियम को जलाया जाता है, तो किस चीज का निर्माण होता है। तो देखिए हमने एक रिएक्शन बताया था आप लोग को कि Mg प्लस O2, ये मैग्नीशियम हो गया, ये ऑक्सीजन, किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलाया जाता है। तो यहाँ से बनेगा MgO, बनेगा MgO। आगे इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 दे देंगे और यहाँ 2 देंगे, तो बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, MgO। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा संकेत होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने का क्या क्या संकेत है। तो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए कुछ शर्तें, कुछ संकेत होती है, जिनमें पहला था रंग में परिवर्तन, दूसरा गंध में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का निकलना, ये सारी पहचान हम लोगों ने, अवस्था में परिवर्तन, ये अवक्षेप का बनना, ये सारी पहचान हम लोगों ने समझा था। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए रंग में परिवर्तन भी सही है, ये भी सही है, गैस का निकलना भी सही है, तापमान में परिवर्तन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था, लेवोजियर। किसने दिया था, लेवोजियर। लेवोजियर के बारे में कुछ बात जान लीजिए। तो लेवोजियर को केमिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है। किसे, लेवोजियर को केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि संतुलित समीकरण में क्या समान रहता है। किसी भी रासायनिक समीकरण में संतुलित जब करते हैं तो क्या समान रहता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या, तत्वों की, पदार्थों की परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि परमाणु की संख्या समान होती है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 2H2 प्लस O2 से बना H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दो पदार्थ मिल करके केवल एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन। तो संयोजन ऑप्शन नंबर कौन में है, ए में। तो आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि CaCO3 से बना CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये CaCO3 है, जिसे हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, इसे संगमरमर कहते हैं, इसे ही खड़िया कहा जाता है, इसे ही हम लोग चौक बोलते हैं, इसे ही हम लोग चूना पत्थर बोलते हैं, ये है। ठीक है, तो ये CaCO3 इसी का नाम है, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, जो भी बोल लीजिए। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम की बात किया जाए तो इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट नाम है। ठीक है,
तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो अगर रिएक्शन देखिएगा आप, तो रिएक्शन में CaCO3, CaCO3 यानी एक यौगिक है, ठीक है। एक यौगिक को जब गर्म किया जा रहा है तो कौन सा निर्माण हो रहा है? CaO प्लस CO2 यानी दो यौगिक का। तो बताइए, अगर ध्यान से देखिएगा तो ये टूट रहा है, क्या हो रहा है? टूट रहा है। अब बताइए, टूटना कौन सा अभिक्रिया होता है? किसी एक पदार्थ से टूट रहा और एक से अधिक बना रहा, तो कौन सा अभिक्रिया होगा? तो जवाब आपके मन में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी, विघटन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? विघटन। विघटन का ही दूसरा नाम क्या होता है? विघटन का ही दूसरा नाम क्या होता है? वियोजन। क्या नाम है? वियोजन। तो यहाँ ऑप्शन वियोजन भी होता तो वो भी सही होता। कौन सा रिएक्शन है? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? तो हमने क्लास में डिस्कस किया था, बाबू, कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें अभिकारक, जिसमें प्रतिफल के साथ ऊष्मा भी निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, क्योंकि ऊष्मा का मतलब होता है हीट, गर्मी, और क्षेपी का मतलब निकलना। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा कब निकलेगा? प्रतिफल के साथ साथ निकलेगा। तो प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए, ऊष्मा क्षेपी का अर्थ क्या होगा? ऊष्मा निकलना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही। इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? यानी जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? अभी हमने चर्चा किया कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जो होता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, लेकिन इसके जस्ट उल्टा होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का मतलब हीट हो गया, शोषी का मतलब अवशोषण होना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा अभिकारक को चाहिए प्रतिफल निर्माण करने के लिए, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिसमें अभिकारक को ऊष्मा चाहिए ताकि प्रतिफल का निर्माण हो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो देखो, ऊष्मा निकलना ये तो गलत हो जाएगा, ऊष्मा अवशोषित होना जी यही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। यह अवक्षेप कभी निर्माण नहीं होगा, गैस निकलेगा नहीं, क्योंकि ऊष्मा गैस निकलेगा। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। अवक्षेप का बनना ये अवक्षेपण अभिक्रिया होता है, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl2, सिल्वर क्लोराइड। अगर सिल्वर क्लोराइड के रंग की बात किया जाए तो इसका रंग होता है सफेद कलर का। कैसा होता है? सफेद। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जब AgCl को सूर्य के प्रकाश में विघटित किया जाता है तो उसके बाद हम क्या निर्माण होता है? उसके बाद क्या बनता है? AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमने एक रिएक्शन का बात किया था कि AgCl जब इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो Ag प्लस Cl2 का निर्माण होता है। Ag प्लस Cl2, यही कौन सा अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया है कौन सा? प्रकाश वियोजन। क्योंकि किस उपस्थिति में टूटा है? किसकी उपस्थिति में? तो प्रकाश की उपस्थिति में। तो प्रकाश की उपस्थिति में टूटना क्या कहलाता है? प्रकाश वियोजन कहलाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा? प्रकाश वियोजन। तो बताइए, ऑप्शन नंबर Ag प्लस Cl2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि AgBr का उपयोग किसमें होता है? AgBr, इसको हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं। AgBr को क्या बोला जाता है? AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो होता है फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। उर्वरक में नहीं उपयोग किया जाता है। उर्वरक में हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि का उपयोग करते हैं। साबुन बनाने में हम लोग करते हैं क्षारक का उपयोग करते हैं। तो ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
ट्वेल्थ कहता है, ट्वेल्थ क्या कहता है कि Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 से बना FeSO4 प्लस Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो हमने बात किया था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक तत्व रहे और एक यौगिक रहे और दूसरी साइड यानी प्रतिफल के रूप में भी एक तत्व और एक यौगिक रहे, एक तत्व एक यौगिक रहे, तो आंख बंद करके बच्चों आप लोग मारना है इसे विस्थापन अभिक्रिया। किस अभिक्रिया? एक तत्व रहे और प्लस यौगिक रहे, ठीक है, यौगिक रहे, अब प्रतिफल के तरफ भी एक तत्व रहे और यौगिक रहे, एक तत्व और एक यौगिक, तो उसे कौन सा अभिक्रिया बोलेंगे हम लोग? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। विस्थापन का ही दूसरा नाम क्या होता है? एकल विस्थापन। क्या नाम है? एकल विस्थापन, या इसी का नाम है प्रतिस्थापन। क्या नाम है? प्रतिस्थापन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, ये सॉरी 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 से क्या बना? ZnSO4 प्लस Cu बना। में Zn क्या है? सॉरी, Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 से बना ZnSO4 प्लस Cu में Zn क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? ये किसको विस्थापित कर रहा है? अगर ध्यान से देखिएगा तो पहले Zn जो था वो अलग था, लेकिन अभी अभिकारक में देख रहे हैं तो Zn क्या था? अलग था, लेकिन प्रतिफल में देख रहे हैं तो ZnSO4 के साथ मिल गया, अर्थात Zn जो है Cu को हटा करके उसका स्थान को क्या कर रहा? ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा? ग्रहण। तो जब कोई तेज अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? जी, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन मतलब हटाना। तो Zn क्या कर रहा है? Cu को हटा रहा है, Cu को हटा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? Cu विस्थापित कर रहा है, Cu को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि BaCl2 प्लस Na2SO4। तो यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ अभिकारक में दो यौगिक है। कितने यौगिक है? दो यौगिक। अभिकारक में दो यौगिक, अगर प्रतिफल की बात करें तो वहां भी दो यौगिक है। तो जब दोनों तरफ दो यौगिक रहता है तो आंख बंद करके इसे हम लोग कौन सा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बोल देंगे। जब अभिकारक में भी दो यौगिक हो और प्रतिफल में भी दो यौगिक हो, तो अगर रिएक्शन समझ में ना भी आवे कि कैसे फॉर्म में हुआ रिएक्शन, तो इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको मार देना है। कौन सी? अगर दो यौगिक अभिकारक है या दो यौगिक प्रतिफल के तरफ है, इसे हम लोग क्या बोल देंगे? द्वितीय विस्थापन रिएक्शन, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, इसी का नाम है द्वितीय विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर ए में आएगा। द्वितीय विस्थापन का दूसरा नाम होता है उभय विस्थापन। क्या नाम है? उभय विस्थापन, ठीक है बच्चों, ध्यान देना ये बात, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या बताया कि अगर कोई रिएक्शन में आपको एक तत्व अभिकारक के तरफ और ये एक यौगिक साथ में है, एक यौगिक साथ में है, और प्रतिफल के तरफ भी सेम बातें चल रही होगी, एक तत्व एक यौगिक, एक नया तत्व है एक नया यौगिक, ठीक है, यौगिक। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे, अगर एक तत्व एक यौगिक है अभिकारक के तरफ और प्रतिफल के तरफ भी एक तत्व एक यौगिक है, वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एकल विस्थापन या केवल विस्थापन बोलते हैं। लेकिन जैसे ही अगर जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ दो यौगिक रहे, क्या रहे? दो यौगिक, अर्थात अभिकारक एवं प्रतिफल के तरफ दो यौगिक हो, अभिकारक के तरफ भी दो यौगिक और प्रतिफल के तरफ भी दो यौगिक, तो वैसे रिएक्शन को आंख बंद करके हम लोग बोलेंगे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। रिएक्शन को समझने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का। ऑप्शन प्रश्न नंबर हम लोग देखते हैं 15 देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है बाबू कि अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो किसी भी अवक्षेपण अभिक्रिया में ठोस अवक्षेप का निर्माण होता है। ठोस अवक्षेप, ऑप्शन नंबर बी होगा। गैस का निर्माण नहीं होगा, द्रव का निर्माण नहीं होता है, प्लाज्मा का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ ठोस अवक्षेप बनता है। जिस प्रकार से दूध में
जब जोरन डाला जाता है, जोरन, तो दही का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दही। तो दही एक अवक्षेप का एग्जाम्पल है। दही क्या है? अवक्षेप। इसको हम बोल सकते हैं एक गाढ़ा तरल पदार्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो किसी भी अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है? ठोस अवक्षेप बनता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि ऑक्सीकरण का क्या अर्थ है? ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? तो पहले मैं समझा देता हूं कि ऑक्सीकरण का अर्थ होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है? ऑक्सीजन का प्लस होना, ठीक है। और जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां हाइड्रोजन का क्या होगा? हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, यह ऑक्सीकरण है। सेम इसका जस्ट उल्टा होता है अवकरण। क्या होता है? अवकरण। तो अवकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, माइनस होना, हटना, ठीक है। ऑक्सीजन का हटना। और जुड़ना को हम लोग योग बोलते हैं और हटना को वियोग। अगर ऑक्सीकरण का बात किया जाए तो ऑक्सीकरण का दो नाम है। ऑक्सीकरण है, इसी का नाम है उपचयन। क्या नाम है? उपचयन। तो उपचयन भी इसे हम कहते हैं। तो देखिए ऑक्सीकरण का क्या अर्थ हो गया सीधा सीधा, अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, और जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। तो देखिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन का जुड़ना, ये मतलब योग मतलब जुड़ना, ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन का योग कोई नहीं। तो बताइए अभी हम लोगों ने चर्चा किया ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ना, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। क्या हाइड्रोजन का भी हटना ऑप्शन में है? तो कहीं नहीं नजर आ रहा, केवल नजर आ रहा है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या नजर आ रहा है? ऑक्सीजन का जुड़ना। तो हम लोग क्या मारेंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीकरण का अर्थ हो गया ऑक्सीजन का जुड़ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अपचयन का क्या अर्थ है? तो देखिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया ऑक्सीकरण और अवकरण। किसका चर्चा किया? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण का। तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है उपचयन। क्या नाम है? उपचयन भी बोलता है। एक होता अवकरण, अवकरण, अवकरण का दूसरा नाम है अपचयन। क्या नाम है? अपचयन। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? अवकरण की बात हो रही है। तो अभी हम लोग ने चर्चा किया था कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। सेम उसी प्रकार से इसका जस्ट उल्टा जाएंगे तो अवकरण जो होता है, अवकरण रिएक्शन में ऑक्सीजन हटता है। क्या होता है? ऑक्सीजन हटता है। हटना को ह्रास बोल सकते हैं, कमी बोल सकते हैं, वियोग बोल सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? क्या ऑक्सीकरण में यानी अवकरण में, अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा? तो नहीं, अवकरण में नहीं जुड़ता, ऑक्सीकरण में जुड़ता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ऑक्सीजन क्या हटता है? इलेक्ट्रॉन का ह्रास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? बी हो जाएगा कि ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। जहां ऑक्सीजन हटेगा वहां हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा जाके। जहां ऑक्सीजन हटेगी वहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। यहाँ से एक तो हम लोग निकाल सकते हैं कंसेप्ट कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कोई बनाव नहीं है। ऑक्सीजन का कहना है तो हाइड्रोजन से कि जहां तुम जुड़ोगे वहां हम हटेंगे, जहां हम जुड़ेंगे वहां तुमको हटना पड़ेगा। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा, जहां ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां हाइड्रोजन निश्चित रूप से हटेगी, या जहां ऑक्सीजन हटेगी वहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, अवकरण में ऑक्सीजन हटता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीजन का ह्रास मतलब हटना, 7 का बी, 17 का बी। अब 18 प्रश्न नंबर देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? तो रेडॉक्स का मतलब होता है उपोपचय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण और अवकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण भी, यानी दोनों साथ साथ होती है, उसे वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए केवल ऑक्सीकरण होगा तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कि केवल अपचय उन्न होगा यानी ऑक्सीकरण होगा, सॉरी अवकरण होगा, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी में ऑक्सीकरण और अवकरण यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होगा, तो जी बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। तो ये भी प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्यारे बच्चों कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये एक संक्षारण का उदाहरण होता है। ये क्या होता है या हम लोग आगे चर्चा
करेंगे जो हम जब हम लोग धातु एवं अधातु पढ़ेंगे। तो लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण। अवक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? अवक्षेप का बनना, ठीक है, जिसमें गाढ़ा तरल पदार्थ बनता है, ठोस अवक्षेप बनता है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से रिएक्शन करता है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, ठीक है। अपघटन का मतलब वियोजन, जो हम लोगों ने पहले चर्चा किया। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सटीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका आंसर, ठीक है। 19 का ए। अब 20 का क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है जंग का सूत्र क्या होता है? जंग, लोहे पर जंग लगता है, तो जंग लगता है तो उसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए, जंग जो होता है वो किसी भी धातु का ऑक्साइड होता है। क्या होता है? जैसे लोहा पर जंग लगा तो वो लोहा का ऑक्साइड होगा, लेकिन जंग में जल का कुछ मात्राएं होती है, जल का कुछ मात्रा होती है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर Fe2O3, ये इसे फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ मॉलिक्यूल जल का भी है। तो अभी हमने बताया था कि जंग लगता है तो जल का भी कुछ मॉलिक्यूल मौजूद रहता है। तो इसमें जंग का सूत्र क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, Fe2O3 इंटू एक्स। आज के लिए मैं यही तक 20 प्रश्न को रखूंगा, बाकी जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं 30 प्रश्न और बचे हुए, उसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से देखते रहेंगे। तो ये जो वीडियो होगी पार्ट 1, आज जितनी भी बातें हम लोगों ने की उसे आप कॉपी में नोट करें और उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, ताकि जितने भी प्रश्न अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो हमसे छूटे ना। तो चलिए अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करते रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।